हेलो एंड नमस्कार मित्रों आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। देखिए, भाषा क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी दो व्यक्ति हैं, उन्हें आपस में क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। दो व्यक्तियों को आपस में कम्युनिकेशन करना है, उनको किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। तो इन दो व्यक्तियों को या तो ये इशारे से बात करें, ठीक है, या तो ये कुछ बोल के बात करें। और जब ये कुछ अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं बोल के, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, भाषा होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारी भाषा होती है वो क्या होती है, उसके कितने टाइप होते हैं, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, भाषा क्या होती है। जो भाषा होती है वो भाष धातु से निर्मित होती है। तो भाषा हमारी क्या होती है, भाष धातु से निर्मित होती है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। अब आप कहेंगे विचार क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि विचार क्या होता है। विचार जो होता है वो हमारे मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है या अध्वन्यात्मक भाव होता है। यदि आपका जो विचार है वो ध्वनि में बदल जाता है, वो बाहर आ गया, ध्वनि का रूप उसने ले लिया, तो वो वर्ण बन जाएगा, शब्द बन जाएगा एवं वाक्य बन जाएगा। तो इस प्रकार जो विचार है वो हमारे मन का अध्वन्यात्मक भाव है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इसे प्रकट कर दिया तो ये भाषा वर्ण बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाषा की परिभाषा पर। देखिए क्या होता है, जब भी दो व्यक्ति हैं, लेट्स से कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ये अपने आपस में बातचीत करना चाहते हैं, तो इनको बातचीत करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। या तो क्या करेंगे, इशारों से बात करें। अगर ये इशारों से बात नहीं करेंगे तो कुछ बोल के बात करेंगे, और यदि ये बोल के बात करेंगे तो अवश्य ही जो इनके विचार होंगे वो बोल के बाहर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो माध्यम का प्रयोग हो रहा है वो कोई भाषा है। तो हम इसको परफेक्टली अगर लिखना चाहें तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाषा वह साधन माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, या देखिए एक व्यक्ति हो सकता है, या तो एक अकेला व्यक्ति अकेले व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहा है, या तो नंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल आर कम्युनिकेटिंग विद ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अकेला आदमी भी बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो आप इस प्रकार से भाषा की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए भाषा के प्रकार पे। तो जो भाषा के प्रकार होते हैं मित्रों, वो 3 प्रकार से मुख्यतः भाषा के प्रकारों को रखा गया है। पहला प्रकार अगर हम बात करें तो ये होता है मौखिक भाषा। तो इससे आप काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित होंगे कि जो मौखिक भाषा होती है वो सबसे सरल माध्यम होती है। तो सबसे सरल माध्यम हमारे पास क्या है, मौखिक भाषा। तो आपने देखा होगा, आपने रेडियो सुना होगा, तो वहाँ पे एक रेडियो पे एक आदमी बोलता रहता है और हम अपने घर में रेडियो लगा के सुनते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ से वो व्यक्ति मौखिक रूप से बोले जा रहा है। इंटरव्यू की जो भाषा होती है, इंटरव्यू में जो हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है वो किसी लिखित रूप में ना होके किस रूप में होता है, मौखिक रूप में होता है। दूसरी बात, जो भाषण होते हैं, जो स्पीचेज होती हैं, वो किस भाषा, कौन सा भाषा का माध्यम है, ये है मौखिक। ठीक है, उसके बाद आ जाइए लिखित। लिखित आपने देखा होगा कि पत्र पत्रिकाएं जितनी हैं, पाठ्य पुस्तकें जितनी हैं, जितने समाचार पत्र हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये हमारे होते हैं लिखित भाषा के प्रकार। ठीक है, अब आ जाइए सांकेतिक भाषा पे। अब आपने देखा होगा, कभी आप ट्रैफिक में गए होंगे तो वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस में एक व्यक्ति खड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और वो हाथ से सबको इशारे करता है कि इसको लेफ़्ट लेना है, इसको राइट लेना है। तो वो वहाँ पे न तो कुछ बोल रहा है, यहाँ इसका मतलब वहाँ पे मौखिक भी नहीं है, न वो कुछ लिख रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सांकेतिक रूप से आपको डायरेक्शन दे रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज, और इसे हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। क्लियर। उसके बाद अब देखिए, सांकेतिक भाषा जो होती है वो सबसे कठिन होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सबसे सरल कौन सी है और सबसे कठिन कौन सी है। यदि सबसे सरल पूछे तो मौखिक है, ठीक है, और सबसे कठिन पूछ लिया जाए तो ये सांकेतिक भाषा होती है। देखिए, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी होती है, जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा बोली जाती है वो सांकेतिक होती है। यहाँ पे एक और एम्पायर वाला जोड़ लेना, एम्पायर, जो हमारा एम्पायर बोलता है, ठीक है, बोलता नहीं, इशारे करता है कि ये बाउंड्री चौका हो गया, ये छक्का हो गया, तो वो हाथ खड़े करके बता देता है। तो इस प्रकार ये भी एक मौखिक भाषा का प्रकार है। अब आ जाइए कि जब तक कोई भाषा, कोई शब्द न लिखा जाए, ठीक है, अर्थात केवल चिन्ह हो, तब तक भाषा जो होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। जैसे कि आप सड़कों पे गए होंगे, पहाड़ों पे ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती हैं, ठीक है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे यहाँ पे एक साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। इनमें साइन बोर्ड्स में ऐसे यू टर्न
हेयर पिन बैंड का साइन बना होता है। तो ये सारे जो बोर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ लिखा ना गया हो, मात्र चिन्ह बनाए गए हों, सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो हमारे साइन बोर्ड्स होते हैं वो कौन सी भाषा है। तो रोडों पर लगे जितने भी बोर्ड्स हैं वो सांकेतिक भाषा हैं, जब तक उन पर कोई शब्द ना लिखा गया हो। अब आ जाइए हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो हिंदी भाषा है वो कौन सी, जो हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा से आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है जो हिंदी हमारा शब्द है वो फारसी से आया हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, कई बार पूछ लिया गया है। उसके बाद देखिए भारत में 4 भाषाएं बोली जाती हैं, जो मैक्सिमम 73 के आसपास बोला जाता है, परसेंट के आसपास जो बोला जाता है वो भारोपीय है, भारत प्लस यूरोपीय। उसके बाद आता है द्रविड़ 25% के आसपास। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रिक और तिब्बती भी यहाँ पे बोली जाती हैं। तो मुख्य रूप से 4 भाषाई परिवार यहाँ पे हैं। जो हमें पढ़ना है हिंदी, वो भारोपीय परिवार का एक भाषा है। ठीक है, तो भारतीय ईरानी की इसकी शाखा है। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसकी शाखा है, भारोपीय की शाखा है भारतीय ईरानी। तो यहाँ से आप याद रख लीजिए भारोपीय की शाखा। ठीक है, कौन है? भारतीय ईरानी। ठीक है, और इसकी उपशाखा है, उपशाखा। तो उपशाखा मतलब ब्रांच, तो इसकी ब्रांच कौन सी है? आर्य भाषा। ठीक है, और इसको 3 भागों में हमने कैटेगराइज करा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि जो प्राचीन आर्य भाषा है उसका टाइम पीरियड क्या रहा है। कई बार क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। तो जो हमारा प्राचीन आर्य भाषा है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC। ठीक है, ये पीछे की बात हो रही है। तो BC जैसे यहाँ से इधर AD चलता है और इधर AD और इधर BC चलता है, तो ये उसकी बात हो रही है। ये आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है और ये 500 BC तक चलता है। ठीक है, तो पहले 1500 में से 1000 निकाल के आप इधर दे दीजिए, 1000 साल तक प्राचीन आर्य भाषा चली। फिर 500 BC से लेकर 1000 AD तक। ठीक है, तो 500 BC से लेकर 1000 AD तक। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ 1500 साल निकाल के दीजिए जी। ठीक है, उसके बाद ये 1000 AD। ठीक है, जब 1025 में यहाँ पे मोहम्मद गजनवी आया था, उससे पहले की बात है, करीबन 25 साल पहले की, जब से आधुनिक आर्य भाषा हम मानते हैं और ये अभी तक चल रही है, टिल नाउ मतलब अभी तक। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो प्राचीन आर्य भाषा है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन आर्य भाषा को, एक है इसका वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक संस्कृत। देखिए वैदिक संस्कृत हमारे पास यहाँ पे 1000 साल का टाइम पीरियड था। ठीक है, 1500 से लेकर 500 BC तक। इस 1000 को 500 इधर दे दीजिए, 500 लौकिक को दे दीजिए। आपने 500 दे दिए वैदिक संस्कृत को, 500 दे दिए लौकिक संस्कृत को। वैदिक संस्कृत जो है इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1500 से 1000। तो जो पहले वाले 500 साल थे वो आपने निकाल के दे दिए वैदिक संस्कृत को, जो बाद वाले 500 साल थे वो दे दिए आपने लौकिक संस्कृत को। तो 1000 से लेकर 500 AD तक आपने किसको दे दिए? लौकिक संस्कृत को। अब वैदिक संस्कृत से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, इनको देख लेते हैं कि जो हम वैदिक संस्कृत को महर्षि यास्क ने क्या नाम दिया? छांदस। तो महर्षि यास्क द्वारा वैदिक संस्कृत को छांदस कहा गया। इसका नामकरण महर्षि यास्क द्वारा किया गया। उसके बाद आ जाइए जो वेद, पुराण और उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सारे किस में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं वैदिक संस्कृत में। उसके बाद आ जाइए लौकिक संस्कृत की तरफ। तो बाद के 500 साल यानी कि 1000 AD से लेकर 500 ये AD न करके यहाँ पे BC होगा, ये इसे आप करेक्ट कर लेना। तो ये BC होगा, इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये 500 BC तक 500 साल देने हैं हमने। तो इसे पाणिनि द्वारा नामकरण किया गया था इसका, और इसका नाम क्या रखा? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जो होती थी उस टाइम पे लोगों की जो बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा होती थी वो लौकिक संस्कृत होती थी। और महाभारत रामायण इसी काल में हुए हैं। ठीक है, तो लौकिक काल में मतलब 1000 जो हमारा BC था और 500 BC के बीच में हमारे पास महाभारत रामायण हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मध्यकालीन आर्य भाषा में। ठीक है, तो जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसको हमने 1500 साल दिए थे, यानी कि 500 BC से लेकर 1000 AD तक। तो इसको 3 भागों में कैटेगराइज कीजिए और 3 भागों में
यहाँ हमारे पास पाली, प्राकृत और अपभ्रंश 3 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहले 500 BC से लेकर फर्स्ट एडी तक, इन 1500 में से पहले 500 साल निकाल के आप पाली को दे दीजिए, दूसरे 500 साल निकाल के आप प्राकृतिक को दे दीजिए, प्राकृत को दे दीजिए, और तीसरे 500 साल आप अपभ्रंश को दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पाली से रिलेटेड कुछ बातें देखनी है। तो पाली आपको जैसे कि मालूम होगा कि बौद्ध धर्म की भाषाएं हैं, त्रिपिटक जो भी है, धर्म सुत्त विनय पिटक इसी में लिखे गए हैं, और जो बुद्ध के उपदेश हैं ये सब के सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृतिक की यदि बात करें तो प्राकृतिक को आप सेकंड 500 साल निकाल के देंगे, यानी कि फर्स्ट एडी से लेकर 500 एडी तक। जैन धर्म जो थी, जैन धर्म की भाषा है वो प्राकृत भाषा है। ठीक है, जितने भी आगम हैं, जैन ग्रंथ हैं, वो प्राकृत में लिखे गए हैं। महावीर के जो उपदेश हैं वो प्राकृत में लिखे गए हैं। अब आ जाइए अपभ्रंश पे। देखो अपभ्रंश होता है टूटा हुआ रूप, ठीक है, जो टूट फूट कर बना। ठीक है, तो जब प्राकृत क्या हो गई, प्राकृत का अंत शुरू हुआ तो उस टाइम पे अपभ्रंश हुआ। ठीक है, तो अपभ्रंश मतलब टूटती हुई प्राकृतिक, आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए। तो जो 500 से लेकर 500 एडी से लेकर 1000 एडी तक का 500 साल था, ये अपभ्रंश का रहा, और ये अपभ्रंश का 500 साल है जो प्राकृत से टूटकर बना हुआ है। बस यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अवट का काल रहा, तो ये 200 साल का लगभग काल रहा, और जो कब से कब रहा, 900 एडी से लेकर हमारे पास 1100 एडी तक। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो हमने यहाँ पे आधुनिक आर्य भाषा को छोड़ दिया था, आधुनिक आर्य भाषा को हम अलग से डिस्कस करते हैं। देखिए आधुनिक आर्य भाषा अभी जो 1000 एडी से लेकर अभी तक चलती हुई आ रही है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको भी अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। जो प्राचीन हिंदी है वो 1000 से लेकर 1400 एडी तक हमने इसको दिया हुआ है। तो प्रथम 400 साल निकाल के हमने किसे दे दिए, प्राचीन हिंदी को। उसके बाद द्वितीय जो हमारे दूसरे 450 साल थे, मतलब कि 1400 से लेकर 1850 एडी तक के, ये हमने मध्यकालीन हिंदी को दे दिए। उसके बाद आती है आधुनिक हिंदी जो कि 1850 से अभी तक लगातार चल रही है। अब आधुनिक हिंदी को अगेन 3 भागों में, इसके बाद प्रगतिवाद बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन मुख्यतः जो हमें याद रखने हैं वो रखने हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन बनता है, भारतेंदु युग में सिर्फ गद्य की रचना हुई थी और ये 1850 से 1900 तक लगभग 50 साल तक चला। ठीक, तो भारतेंदु युग जाना जाता है गद्य रचना के लिए, तो गद्य की रचना भारतेंदु युग। ठीक है, दूसरा आता है द्विवेदी, कहीं पे ये 1900 तो स्टार्टिंग सेम है, लेकिन कहीं पे 1918 मिलेगा आपको, कहीं पे 1920 मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप 1920 ही मान के चलिए द्विवेदी युग को। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि गद्य की रचना तो पहले से होते हुए आ रही थी भारतेंदु युग में, और द्विवेदी युग में गद्य के साथ साथ हमारे पास पद्य की रचना भी शुरू हो गई थी। ठीक है, छायावाद को अगर हम बात करें तो इसका 1918 से लेकर 1936 तक माना जाता है काल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छायावाद का काल कब से कब तक रहा है, दैट इज़ 1918 से 1936। देखो छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं है करके पूछ लेगा। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद आपको पता होगा छायावाद के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे छायावाद के थे, सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद से थे, और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे छायावाद के 4 स्तंभों में गिने जाते हैं। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है, आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी बेसिक सी हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए बोली क्या होती है। ठीक है, हमारा टारगेट है एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लें, एक टॉपिक को कंप्लीट कर लें, और 5-7 उसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी वहीं पे अटैम्प्ट कर लिया जाए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों। ठीक है, तो आ जाइए बोली क्या होती है। देखिए बोली क्या होती है, सीमित क्षेत्र में। ठीक है, अगर कोई छोटे से क्षेत्र में छोटा सा रीजन है, वहाँ पे लेट से ये एक छोटा सा रीजन है, एक क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा एक भाषा बोली जा रही है जिसमें न तो साहित्य है न व्याकरण है, न तो साहित्य है न व्याकरण है। ठीक है, और उसका रीजन छोटा सा है, तो उसे क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। उसके बाद आती है भाषा। जब इसी बोली में साहित्य का विकास होने लग जाता है, साहित्य का विकास होने लग जाता है तो उसे बोलते हैं विभाषा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर साहित्य का विकास होने लगा
तो उसे बोलेंगे विभाषा। ठीक है। और भाषा क्या होती है? जब बोली में साहित्य और व्याकरण का प्रयोग होने लग जाता है, जब बोली का मानक रूप आ जाता है। मानक रूप मतलब व्याकरण, मानक रूप समझ रहे हैं आप? तो मतलब व्याकरण आ गया, साहित्य आ गया, और अब ये हम क्या बोलेंगे? इसे भाषा बोलेंगे। और ये बोली का एडवांस वर्जन आप इसे समझ लीजिए। तो बोली एक छोटे से रीजन में बोली जा रही थी, और जो भाषा है वो बहुत बड़े रीजन में बोली जा रही है। तो एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियाँ बोली जा सकती हैं। ठीक है। अब आ जाइए मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जो हमने अपनी माँ के मुख से सुनी हो। ठीक है, माँ के मुख से सीखी हो। समाज ने, हमारे परिवार ने हमें जो भाषा सिखाई वो हमारी मातृभाषा होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है मातृभाषा से कि अभिव्यक्ति के लिए सबसे सुदृढ़ या सशक्त माध्यम कौन सी भाषा होती है? तो वो मातृभाषा होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन करना अपनी मातृभाषा में सबसे ईजी रहता है। राजभाषा, तो राजभाषा देखिए, जो हमारा राज्य सरकार जिसमें अपने सरकारी कामकाज चला रही है, सरकारी कामकाज कर रहे हैं, सरकारी पत्र भेज रही है, वो हमारी राजभाषा होती है। दूसरे आ जाइए राष्ट्रभाषा। किसी देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है। तो आपको पता होगा जो हिंदी है वो हमारी क्या है? राजभाषा है। बड़े दुख का विषय है कि हमारे देश की, मतलब कि हमारे देश प्यारे भारत की कोई भी क्या नहीं है? राष्ट्रभाषा नहीं है। तो ये बड़े दुख की विषय बात है। ठीक है। चलिए, खैर अब आ जाइए नोट पे। प्राकृत भाषा में बदलाव आने से अपभ्रंश भाषा का उद्गम हुआ। तो मैंने ये बात आपको डिस्कस करी थी। जब हम क्या डिस्कस कर रहे थे? जब हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राकृत भाषा में बदलाव आने से किसका उद्गम हुआ है? अपभ्रंश का। अपभ्रंश मतलब टूटा हुआ रूप। और जैसे जैसे हम जनपद, महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद थे, उन जनपदों के, महाजनपदों के हिसाब से ये क्या हुआ? अपभ्रंश बदलती चली गई। कैसे? इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आ जाइए अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सौरसैनी महाजनपद। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है? सौरसैनी महाजनपद। तो सौरसैनी जो महाजनपद था, वहाँ पे जो भाषा अपभ्रंश बोली जाने लगी वो हिंदी, पश्चिमी हिंदी कहलाई। क्या कहलाई सौरसैनी महाजनपद पे? पश्चिमी हिंदी। अब देखिए पश्चिमी हिंदी क्या है? हिंदी की उपभाषा है। हिंदी की उपभाषा है। तो आप याद रखेंगे पश्चिमी हिंदी सौरसैनी महाजनपद से निकली हुई है, सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश, ठीक है, से निकली हुई है। अब यहाँ पे जो पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले तो आप क्या याद रख लें? सबसे पहले तो आप रख लें खड़ी बोली। तो खड़ी बोली जो कि मानक हिंदी है, आज के टाइम पे मेरठ के आसपास बोली जाती है, ये आप याद रख लें। दूसरी बात ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा को बी से लिख लें। आपको पता होगा जो ब्रज भाषा है उसमें सूरदास जी ने अधिकतर काम ब्रज भाषा में करा हुआ है, प्लस जो मीराबाई थी उन्होंने भी ब्रज भाषा में अपनी क्या लिखी हुई? ब्रज भाषा में उनके कुछ कविताएं हैं, आप यूं कह लीजिए। ठीक है। उसके बाद आता है कन्नौजी के, उसके बाद आता है बुंदेली बी, और उसके बाद हरियाणवी और बांगरू। हरियाणवी को बांगरू भी बोलते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, एच। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए, के बी एच। ठीक है। तो कब कब, ऐसे कब कब। ठीक है। तो कब को लिखना है आपको के बी, और कब को आपको लिखना है के बी एच। ठीक है। तो के फोर खड़ी बोली, ब्रजभाषा, उसके बाद कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। उसके बाद आ जाइए अर्धमागधी पे। ठीक है। तो जो अर्धमागधी थी, ठीक है, ये अब अर्धमागधी अपभ्रंश निकला। ठीक है। इससे जो निकली भाषा वो थी पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी जो हमारी बोली जाती है, ठीक है, इसकी बोलियां हैं वो हैं आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आप इसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ABC करके याद रख लीजिए। ये भी बड़ा आसान है। उसके बाद आ जाइए मगधी अपभ्रंश पे। मगधी अपभ्रंश पे क्या है? जो मगधी अपभ्रंश से निकली वो निकली बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में मगधी, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है। तो MMB, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। राजस्थानी हिंदी, देखिए राजस्थानी हिंदी अगेन किससे निकली है? सौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि राजस्थानी हिंदी 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले मारवाड़ी।
तो मारवाड़ी वो है जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है ढूंढानी, ठीक है, तो ये बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में, जहाँ कौन सा वाला जगह जगह है, ये है जयपुर वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद आता है मेवाती, और मेवाती बोली जाती है आपकी किस एरिया में, उत्तरी राजस्थान में। कहाँ पे बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका मालवी, और ये बोली जाती है आपके दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान की कितनी हो गई, 4, मारवाड़ी, ढूंढानी, मेवाती और मालवी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है देखो पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी निकली है आपकी खस अभ्रंश से, और इसकी 2 भाषाएं हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है। तो ये आपको याद रह जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से एमसीक्यू बनता है। क्या एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, देखिए, अतः इस प्रकार से हिंदी की 5 क्या है, उपभाषाएं एवं 17 बोलियाँ हैं। तो आप ये ध्यान रख लेंगे कि अब जो हमारी उपभाषाएं हैं हिंदी की वो कितनी हैं, 5, और जो हमारी बोलियाँ हैं वो कितनी हैं, 17, ठीक है। अब आ जाइए हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास, ठीक है। तो संवैधानिक विकास हुआ जब हमारे देश में संविधान बन रहा था, तो हिंदी भाषा को भी वहाँ पे जगह दी गई, ठीक है। शुरू में तो लोग सहमत थे कि जो हिंदी भाषा है उसको क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ मतभेद होने के कारण हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा न बनाकर राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को किस रूप में भारतीय संविधान में जगह दी गई है, तो ये दी गई है राजभाषा के रूप में, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा कि पहले 15 वर्षों के लिए प्रावधान था कि इंग्लिश को हटा देंगे, ठीक है, रिव्यू करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद इंग्लिश कंटिन्यू चल ही रही है, ठीक है। तो आज़ादी के 15 साल में ये हटाने का प्रावधान था, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास है, इसे भाग 17 में रखा गया है। सॉरी, तो इसे कहाँ पे रखा गया है, भाग 17 में। तो कभी भी आपसे पूछें कि जो भाषा हिंदी भाषा संबंधी बातें की हैं, ठीक है, प्रावधान है, उनका उल्लेख किस भाग में मिलता है, तो वो मिलता है भाग 17 में। अगर अनुसूची पूछ लें तो ये है 8वीं अनुसूची। देखिए क्या होता है, जब हमारा संविधान लागू होता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तब जो हमारा संविधान था इसमें इसकी 8वीं अनुसूची में कुल 14 जो भाषाएं थी वो यहाँ पे 8वीं अनुसूची में थी। लेकिन उसके बाद अनेक संविधान संशोधन हुए जिसके माध्यम से और भाषाएं जुड़ती गई, और अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में हमारे पास कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। तो वर्तमान में याद रखिए कि 22 भाषाएं हैं, और जब ये हमारा संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास टोटल 14 भाषाएं थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो भाषा संबंधी अनुच्छेद हैं वो कहाँ से कहाँ तक। तो जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो संविधान में अनुच्छेद हैं उनको भाषा के लिए हिंदी भाषा का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो आपको पता होगा 352 से तो आपात उपबंध आ जाते हैं, तो आपात उपबंध से जस्ट पहले हमारे पास क्या है, हिंदी भाषा का विचार उल्लेख मिलता है, ठीक है, इनका प्रावधान है 343 से। उसके बाद आ जाइए, कुछ संविधान संशोधन हुए हैं जिनके माध्यम से अनेकों भाषाएं जोड़ी गई हैं, ठीक है, 14 के बाद 22 तक की सारी भाषाएं जोड़ी गई हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21, और ये कब हुआ, 67 में, 67 में, ठीक है। तो 67 में आप याद रखिए 21वां संविधान संशोधन होता है, और सिंधी भाषा को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 पहले ही थी, अब एक और आ गई है, तो टोटल यहाँ पे कितनी हो गई हमारे पास, 15। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। देखो 72 संविधान संशोधन, 72, 73, 74, ठीक है, ये सब 92 में 93 के आसपास के संविधान संशोधन है, और जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि 71वां संविधान संशोधन 92 का है, और ये भी भाषाई संबंधी संविधान संशोधन है। इसमें क्या किया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इनको जोड़ा गया। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, नमक, तो ये नमक 92 में जोड़ा गया, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक है, ये तीनों 92 में जोड़े गए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 92वां संविधान संशोधन 92
अमेंडमेंट, ठीक है, और ये आता है 2003 में, मतलब 2003 में। इसमें मैथिली, संथाली और डोगरी और बोडो को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो MSDB आप याद रखें, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी का बैट आप याद रखो, मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो, ठीक है। ये कौन सा अमेंडमेंट है? 92। अब इसे याद करने का तरीका है कि एक था 21वां संविधान संशोधन, जिसमें किसे जोड़ा गया? सिंधी को। फिर था 171 जिसमें जोड़ा गया किसको? नमक को, ठीक है। तो एक और एक 2 इनको ऐड कर दीजिए और 7 और 2 9, और इसके बाद होता है 92, ठीक है। तो 21 और 71 को जोड़ के भी 92, और 92 अमेंडमेंट बिल यानी 2003, और इसमें जोड़ा जाता है 4 भाषाओं को, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो यहाँ 15 हो चुके थे, तो यहाँ 3 और ऐड हो गए, तो 15 और 3 हो गए हमारे पास 18, और यहाँ 18 में कितने और जोड़ दो? 4। तो आज के टाइम पे जो भाषाएं हैं वो हैं 22। क्लियर? अब आ जाइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से शुरू किया गया है, और हर वर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो कि है कुछ विगत वर्षों में पूछे गए MCQs, ठीक है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो मैंने आपको बताया था जो खड़ी बोली है ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, ठीक है, यानी कि मानक, ठीक है। और ये कहाँ? मेरठ के आसपास की बोली है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, देखिए बघेली नहीं है। पश्चिमी हिंदी वाले में अगर हम पीछे जाते हैं तो देखिए आप आ जाइए यहाँ पे, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। तो देखो बघेली कहाँ पे दिख रहा है हमें? बघेली पूर्वी में दिख रहा है, तो पश्चिमी में कौन से? कन्नौजी है, बुंदेली और खड़ी बोली है, ठीक है। तो इसलिए जो ये बघेली है ये पूर्वी हिंदी में है हमारे पास, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो बघेली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ब्रज को कहीं पे ब्रज भाषा लिख देगा, कहीं पे ब्रज लिख देगा, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाइए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? देखिए 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद हैं इनमें किसकी बात की गई है? इनमें बात की गई है राजभाषा की, न कि राष्ट्रभाषा की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो देखिए ये न तो राष्ट्रभाषा है, न लोक भाषा है, न संपर्क भाषा है, ये है हमारी प्यारी हिंदी और ये है हमारी राजभाषा। उसके बाद आ जाइए ब्रज भाषा, ठीक है। तो ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा के संबंध में हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो ये पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी दो ऑप्शन सेम आ गए, ठीक है। तो ये पूर्वी हिंदी तो ऑप्शन में है ही नहीं, बिहारी नहीं है। जो ब्रज भाषा है ये पश्चिमी हिंदी से की बोली है, तो आप ये ध्यान रखना। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है, ठीक है। कन्नौजी पर मैंने आपको बताया था KBH, ठीक है। तो हरियाणवी हो गई, ठीक है, बुंदेली हो गई, ठीक है, ब्रज भाषा हो गई, कन्नौजी हो गई, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।